हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? भारतीय अर्थव्यवस्था के इंपॉर्टेंट फैक्ट पर हम लोग बात कर रहे हैं। जीएस के लिए प्रीलिम्स स्पेशल 2024 के लिए जो हमारे कंटेंट का मैटर आपको दिया जा रहा है, उसी में से आज हम बात करेंगे हमारे अर्थव्यवस्था के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर बैंकिंग प्रणाली की। और क्योंकि इसमें हम केवल जो मेन जो फैक्ट हैं उन्हीं की बात करते हैं, तो इसीलिए इसमें पूरा चैप्टर हम कवर नहीं कर सकते, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं इस चैप्टर से रिलेटेड उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं ये वो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो बार बार प्रश्न में पूछे जाते हैं। और आने वाले एग्जाम के लिए जितने भी प्रीलिम्स आप देंगे उन सब में इनसे क्वेश्चन बनते हैं या ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया में से उच्चतम बैंक कौन सा है? उच्चतम बैंक का मतलब होता है शीर्ष बैंक। तो इनमें जो ये आरबीआई है ये शीर्ष बैंक है, क्योंकि आरबीआई बैंकों का बैंक है, आरबीआई भारत सरकार का बैंक है, इसीलिए यह सबसे ऊपर आता है। बैंकिंग की जितनी भी संरचना है उनमें सबसे ऊपर आएगा आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस प्रोसीजर से हुई है? इसके लिए एक अधिनियम पारित हुआ था, आरबीआई एक्ट 1934, और इसी आरबीआई अधिनियम 1934 के आधार पर 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई की स्थापना हुई थी। ठीक है। मनमोहन सिंह, बिमल जालान, सी रंगराजन और राजा जे चलैया में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है? तो ये जो नाम दिए गए हैं इनमें से राजा जे चलैया जो है ये कभी भी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे। बाकी सभी अलग अलग समय पर आरबीआई को गवर्न कर चुके हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आनुपातिक कोष पद्धति, न्यूनतम कोष पद्धति, निश्चित विश्व शर्ती यानी कि जो एक ऐसी पद्धति जिसमें कि एक फिक्स अमाउंट रखना पड़ता है, इनमें से नोट निर्गमन की कौन सी पद्धति का अनुसरण किया जाता है? ये जो आरबीआई है, हम जानते हैं कि हमारे देश में नोट छापने का कार्य आरबीआई करता है। तो आरबीआई जो नोट छापता है उसके लिए कौन सी प्रणाली या सिद्धांत का प्रयोग करता है? तो आरबीआई नोट छापने के लिए न्यूनतम कोष पद्धति या न्यूनतम कोष निधि का प्रयोग करता है। और इसके अंतर्गत आरबीआई जो है एक निश्चित मात्रा में अपने पास विदेशी मुद्राओं का रिजर्व रखता है, और वो है वर्तमान में 200 करोड़ रुपए मूल्य के बराबर संपत्ति। 200 करोड़ रुपए मूल्य के बराबर विदेशी मुद्राएं हमेशा आरबीआई को अपने पास रखनी पड़ती हैं। और इस विदेशी संपत्ति जो कि 200 करोड़ रुपए से कम नहीं होनी चाहिए, जिसे हम न्यूनतम कोष कहते हैं, इसमें कम से कम 115 करोड़ रुपए के बराबर गोल्ड होना अनिवार्य है। तो गोल्ड के लिए भी अलग शर्त है कि आरबीआई को कम से कम 115 करोड़ रुपए के मूल्य के बराबर गोल्ड और 85 करोड़ रुपए मूल्य के बराबर विदेशी मुद्राएं कम से कम न्यूनतम कोष के रूप में अपने पास रखनी चाहिए, तभी आरबीआई नोट छाप सकती है। सेबी, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक में से कौन सी संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है? तो वो है आरबीआई। आरबीआई जो है यह भारत सरकार के साथ साथ भारत में जितनी भी विदेशी उधारियां होती हैं उन सब का पूरा क्या करती है? नियमन करती है। यानी कि भारत से बाहर जो भी विदेशी मुद्राएं जा रही हैं और भारत में जितनी भी विदेशी मुद्राएं आ रही हैं उन सब का प्रबंधन आरबीआई द्वारा किया जाता है। करेंसी का नियमन, विदेशी व्यापार का नियमन, साख का नियमन और देश के विदेशी विनिमय कोष की देखरेख एवं प्रबंधन में कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है? तो विदेशी व्यापार का नियमन ये आरबीआई नहीं करता। आरबीआई विदेशी मुद्राओं का नियमन करता है, ना कि विदेश व्यापार का, क्योंकि विदेश व्यापार का नियमन करने के लिए अलग से इस जो उद्योग मंडल है, उद्योग विभाग या उद्योग मंत्रालय है, वो इसका नियमन करता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा विदेश व्यापार का नियमन किया जाता है, ना कि आरबीआई द्वारा। तो आरबीआई क्या करता है? विदेशी मुद्राओं का नियमन करता है, करेंसी का नियमन करता है,
साख का नियमन करता है। साख का नियमन का मतलब क्या होता है कि बाजार में मुद्रा की तरलता या मनी सर्कुलेशन की स्थिति क्या है, इसका पूरा प्रबंधन, पूरा मैनेजमेंट करता है आरबीआई। और जो विदेशी मुद्रा भंडार होते हैं इनका भी देखरेख या संरक्षण आरबीआई करता है, लेकिन विदेशी व्यापार का नियमन यह आरबीआई का कार्य नहीं है। भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय कौन लेता है, तो आरबीआई भारत की मौद्रिक नीति यानी कि जो इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी है उसके बारे में पूरा जो निर्णय है वह आरबीआई द्वारा लिया जाता है। मौद्रिक नीति को थोड़ा सा और विस्तार से हम जानते हैं। देश की अर्थव्यवस्था को सही प्रकार से चलाने के लिए और मुद्रा का प्रबंधन करने के लिए दो प्रकार की नीतियां होती हैं। एक होती है राजकोषीय नीति और दूसरी होती है मौद्रिक नीति। इनमें जो राजकोषीय नीति है उसका प्रबंधन भारत सरकार करती है वित्त मंत्रालय के द्वारा, और वित्त मंत्रालय प्रत्येक वर्ष बजट के माध्यम से भारत की राजकोषीय नीति का मैनेजमेंट करता है। और इसी राजकोषीय नीति के माध्यम से टैक्स का अनुपात तय किया जाता है, टैक्स की मात्रा घटाई बढ़ाई जाती है, सब्सिडी आदि संबंधी फैसले आज सरकार द्वारा राजकोषीय नीति के तहत लिए जाते हैं। और दूसरी नीति हमारी क्या है? दूसरी नीति है मौद्रिक नीति, और मौद्रिक नीति का पूरा नियंत्रण आरबीआई द्वारा संचालित है। और इस मौद्रिक नीति के निर्धारण के लिए 6 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है, 6 सदस्यों की कमेटी, जिसको हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि एमपीसी कहते हैं। और इन 6 सदस्यों में से 3 सदस्य आरबीआई के होते हैं, जिसमें से एक गवर्नर होता है, और बाकी 3 सदस्य जो हैं ये सरकार के प्रतिनिधि के रूप में होते हैं। और यही 6 सदस्य मिलकर के भारत की मौद्रिक नीति का निर्धारण करते हैं। इस मौद्रिक नीति के द्वारा जो आरबीआई है वो अपनी ब्याज दरों में परिवर्तन करती है, जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इसके अलावा सीआरआर, एसएलआर, इन सारी नीतिगत दरों में जो परिवर्तन है उसको मौद्रिक नीति के अंतर्गत किया जाता है। और इनके द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा की तरलता या मुद्रा के प्रवाह या मनी फ्लो को मैनेज किया जाता है, और यह जिम्मेदारी किसकी है? आरबीआई की है। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह भी आरबीआई द्वारा ही किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी है कि भारत में साख का निर्माण कौन करता है? जब यह प्रश्न पूछा जाए कि भारत में साख का निर्माण कौन करता है, तो इसका उत्तर आरबीआई नहीं होगा। इसका उत्तर होगा जो वाणिज्यिक बैंकें हैं, जो कॉमर्शियल बैंकें हैं, वे साख का निर्माण करती हैं। यानी कि क्रेडिट क्रिएशन का कार्य किसका है? कॉमर्शियल बैंकों का है, व्यापारिक बैंकों का है, जबकि क्रेडिट कंट्रोल या साख नियंत्रण का कार्य आरबीआई का है। दोनों में अंतर समझिए। साख निर्माण का मतलब होता है उधारियां देना, यानी कि लोगों को ऋण देना, बाजार में मुद्रा पहुंचाना। यह कार्य किसका है? यह बैंकों का कार्य है, व्यापारिक बैंकों का कार्य है। जैसे हम और आप जब कर्ज लेना होता है, चाहे वह क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हो या प्रत्यक्ष नकद के माध्यम से हो, तो हम किसके पास जाते हैं? बैंकों के पास जाते हैं। तो बैंक जनता को उधारियां देता है, तो यहां पर क्रेडिट क्रिएशन या साख निर्माण का कार्य कॉमर्शियल बैंक द्वारा किया जा रहा है। लेकिन बाजार में मुद्रा की मात्रा का प्रवाह कितना हो, यह नियंत्रण आरबीआई करता है। तो यहां जो बोला गया है वो क्या है? भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण, तो नियंत्रण आरबीआई करता है, लेकिन निर्माण का कार्य जो है ये व्यापारिक बैंकों द्वारा किया जाता है। भारत में मौद्रिक नीति बैंक दर, मुक्त बाजार क्रियाएं यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये क्या है? बैंक रेट, सरकारी ऋण, लोक राजस्व साधनों में से किसका प्रयोग करती है? भारत में मौद्रिक नीति के अंतर्गत किसका प्रयोग किया जाता है? तो मौद्रिक नीति में बैंक दर और मुक्त बाजार क्रियाएं, यानी कि ये जितने भी नाम दिए गए हैं इनमें से बैंक दर यानी कि बीआर और ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये दो चीजें जो है, ये दो बातें भारत की मौद्रिक नीति में आती हैं। इसके अलावा सरकारी ऋण, लोक राजस्व साधन, ये दोनों किसमें आते हैं? राजकोष
राजकोषीय नीति में आते हैं। कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो आप कैसे समझ पाएंगे कौन सी राजकोषीय नीति का भाग है और कौन सा मौद्रिक नीति का? तो इसको समझने का एक मूल मंत्र आप यहां ले लीजिए कि ऐसा कोई कार्य जो सरकार द्वारा किया जा रहा हो वे राजकोषीय नीति में आएंगे, और ऐसा कोई कार्य जो बैंक या आरबीआई द्वारा किया जा रहा हो वह मौद्रिक नीति में आएगा। तो यहां पर बैंक दर और ओएमओ ये बैंकों से संबंधित हैं, जबकि सरकारी ऋण और लोक राजस्व साधन जो है ये सरकार के नियंत्रण में आते हैं। तो जो सरकार के नियंत्रण में आते हैं वे राजकोषीय नीति में आएंगे, और जो बैंकों के नियंत्रण में आएंगे वो मौद्रिक नीति के अंतर्गत आएंगे। इसमें ये जो बैंक दर है ये क्या है? बैंक दर ब्याज की वह दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है, और ओएमओ के अंतर्गत आरबीआई क्या करता है? ओएमओ के अंतर्गत आरबीआई सीधे बाजार में जनता को अपने शेयर या बॉन्ड की खरीद बिक्री करता है, जिससे कि बाजार में मुद्रा की तरलता पर्याप्त मात्रा में बनी रहे। बैंक दर में वृद्धि सामान्यतया इस बात का संकेत है कि ये जो बैंक दर है ना, इसका प्रभाव पूछा गया है कि बैंक दर में वृद्धि किस बात का संकेत है? तो बैंक दर में वृद्धि इस बात का संकेत है कि केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। यहाँ केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई। और जब आरबीआई ने बैंक दर बढ़ा दिया इसका मतलब क्या है? आरबीआई जब बैंक दर बढ़ाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो बैंक हैं जो आरबीआई से कर्ज लेते हैं और आरबीआई को बैंक दर देते हैं, जब आरबीआई बैंक दर बढ़ा देगा तो बैंकों को आरबीआई से महंगा कर्ज मिलेगा, और ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि बैंक दर बढ़ने का मतलब है कि केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। मतलब आरबीआई ने अपने ऋणों का ब्याज बढ़ा करके महंगी मुद्रा नीति का पालन किया है, ताकि बाजार में मुद्रा की तरलता जो कि बढ़ गई है उसको कम किया जा सके। क्योंकि जब मुद्रा की तरलता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो मुद्रास्फीति आ जाती है, और उसको नियंत्रित करने के लिए आरबीआई या केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का सहयोग लेता है। एक्सिम बैंक क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को एक्सिम बैंक बोलते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक को मिलाकर के क्या बोलते हैं? एक्सिम बैंक। इसको आयात निर्यात बैंक भी बोलते हैं। आईडीबीआई, नाबार्ड और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा बैंक भारतीय बैंक के नियंत्रण में है? तो इसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये भारतीय बैंक के नियंत्रण में है, यानी कि आरबीआई के सीधे नियंत्रण में है, क्योंकि बाकी बैंक जो हैं ये इनमें प्राइवेट सेक्टर का जो भागीदारी है वह ज्यादा है। तो पब्लिक सेक्टर के जो बैंक हैं जिनमें सीधे सरकार का नियंत्रण है उनमें इनमें से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ही है। वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देते हैं किस नाम से जानी जाती है? अभी हम बात कर रहे थे बैंक दर की, ठीक है, बैंक रेट की बात कर रहे थे, और यहां पर रिवर्स रेपो दर। थोड़ी सी हम आपको यहां बैंकों की ब्याज दरों के बारे में बताएंगे कि ये जो आरबीआई होता है इसे बैंकों का बैंक कहा गया है, यानी कि जब बैंकों को पैसे की आवश्यकता होती है तो वह आरबीआई के पास जाते हैं, और जैसे बैंक जनता के लिए पब्लिक के लिए काम करते हैं, जैसे बैंक पब्लिक के लिए काम करते हैं ऐसे ही आरबीआई बैंक के लिए काम करता है, और ये लिंक पूरा जुड़ा हुआ है। आरबीआई जो भी करता है उसका असर बैंकों पर होता है, फिर बैंक अपनी नीतियां बदलते हैं उसका असर पब्लिक पर पड़ता है, फिर पब्लिक अपनी नीतियां बदलती है तो उसका असर मार्केट या इकोनॉमी पर पड़ता है। तो इसीलिए आरबीआई इकोनॉमी को ध्यान में रख करके जो नीतियां बनाती है वह बैंकों के माध्यम से ही मार्केट में पहुंचती हैं। अब यहां पर जो बैंक है, क्योंकि ये आरबीआई से बैंकिंग सुविधाएं लेता है, तो दो चीजें होती हैं यहां पर। बैंक आरबीआई से दो प्रकार की सुविधाएं प्राप्त करता है। क्या? एक तो बैंकों से ऋण लेता है आरबीआई, जो बैंक जो है आरबीआई से ऋण लेती हैं, और दूसरे बैंक आरबीआई के पास अपनी जमाओं को रखती हैं। ठीक वैसे ही जैसे पब्लिक जो है वो बैंकों से ऋण भी लेती हैं और अपनी अतिरिक्त पूंजी बैंकों में जमा करती हैं, जिसके बदले इनको ब्याज मिलता है। जब आरबीआई बैंकों को ऋण देता है तो बदले में जो बैंक हैं, ये जो बैंक हैं, जब ये आरबीआई से ऋण लेती हैं तो बदले में आरबीआई को ब्याज देती हैं।
क्या देती हैं? ब्याज देती हैं। और यह ब्याज दो प्रकार का होता है, एक तो बैंक रेट और दूसरा रेपो रेट। ठीक है, बैंक रेट और रेपो रेट ब्याज की वे दरें हैं जिन पर आरबीआई बैंकों को ऋण या कर्ज देता है। अंतर इतना है कि जब बैंक आरबीआई से दीर्घकालीन ऋण लेते हैं तो उस ब्याज को बैंक रेट कहते हैं, और जब बैंक आरबीआई से अल्पकालीन ऋण लेते हैं तो उस पर जो ब्याज लिया जाता है उसको रेपो रेट कहते हैं। कुल मिलाकर के बैंक रेट और रेपो रेट वे ब्याज हैं जो बैंक देता है आरबीआई को, क्योंकि बैंक ने आरबीआई से कर्ज लिया है। लेकिन जब बैंकों के पास पैसा होता है या जब आरबीआई को पैसे की आवश्यकता होती है, आरबीआई को पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि सरकार का भी बैंक है ये, तो सरकार को जब ऋण की आवश्यकता होती है तो वह भी आरबीआई के पास जाएगा, या बैंकों को जब ऋण की आवश्यकता होगी तो वह भी आरबीआई के पास जाएगा। तो आरबीआई के पास पर्याप्त धन का होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में बैंकों के पास जब अतिरिक्त पैसा होता है तो उसे वह आरबीआई के पास जमा कर देती हैं, और इसके बदले आरबीआई बैंकों को ब्याज देता है, जिसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। तो हम रिवर्स रेपो रेट को दो प्रकार से यहां परिभाषित कर सकते हैं। पहला ये कि रिवर्स रेपो रेट ब्याज की वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों से उधार लेता है, या रिवर्स रेपो रेट ब्याज की वह दर है जो आरबीआई द्वारा बैंकों को उनकी जमाओं पर ब्याज के रूप में दिया जाता है। दोनों का मतलब एक ही है कि ये जो ट्रिपल आर या रिवर्स रेपो रेट है, यह वो ब्याज है जो आरबीआई बैंकों को देता है, और रेपो रेट और बैंक रेट वह ब्याज है जो बैंक आरबीआई को देते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के आधार पर ये जो फैक्ट है इसको हम लोग एक बार फिर से देखते हुए आगे बढ़ेंगे कि ये जो वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देते हैं, वह दर जिस पर बैंक आरबीआई को उधार देते हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो उसे रिवर्स रेपो रेट यानी कि ट्रिपल आर कहा जाता है। अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक द्रव्यता यानी कि लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है उसे क्या कहते हैं? अभी हमने बताया कि अल्पकाल के लिए आरबीआई बैंकों को जो ऋण देता है उस पर जो ब्याज ली जाती है उसे रेपो रेट कहते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि दीर्घ काल के लिए जब बैंक आरबीआई से ऋण लेते हैं उस पर जो ब्याज बैंक देते हैं उसे बैंक रेट कहते हैं। व्यापारिक बैंकों की समग्र जमा व्यापारिक बैंकों की समग्र जमा एवं संचय का अनुपात केंद्रीय बैंक के पास रखना होता है। वैधानिक तरलता अनुपात, नगद कोष अनुपात, न्यूनतम रिजर्व व्यवस्था और रिवर्स रेपो रेट, इनमें से इसे क्या कहते हैं? तो यहां पूछा गया है किसके बारे में कि व्यापारिक बैंक अपने धन का, अपनी समग्र जमाएं एवं उनकी जो रिजर्व है उसका एक निश्चित अनुपात आरबीआई के पास रखते हैं, तो उसे नगद कोष अनुपात कहते हैं, यानी कि सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। सीआरआर का मतलब होता है कि जो बैंक हैं, इन बैंकों के पास जो पैसा जनता जमा करती है और जो निकालती है उसका जो अंतर है जिसे शुद्ध जमाएं कहते हैं, इन शुद्ध जमाओं का कुछ भाग बैंक आरबीआई के पास नगद रूप में जमा करते हैं और यह भाग स्वयं आरबीआई डिसाइड करता है और यह नगद रूप में रखा जाता है और इसको क्या बोलते हैं? नगद आरक्षित अनुपात या कैश रिजर्व रेशियो इसको कहा जाता है। कौन सी पारिभाषिक शब्दावली उस क्रियाविधि को इंगित करती है जिसके माध्यम से वाणिज्यिक बैंक सरकार को उधार देता है? कौन सी पारिभाषिक शब्दावली उस क्रियाविधि को इंगित करती है जिसके माध्यम से व्यापारिक बैंक सरकार को उधार देता है? तो यहां पर एसएलआर या सांविधिक तरलता अनुपात का जिक्र किया गया है, यानी कि बैंक अपनी शुद्ध जमाओं का एक भाग अपने पास रखती हैं जिसे नगद रूप में, जिसे गोल्ड रूप में या शेयर के रूप में रखा जाता है, उसे एसएलआर कहा जाता है। और इसके माध्यम से जो व्यापारिक बैंकें हैं वे सरकार के लिए ऋण का प्रबंध भी करती हैं। सीमांत स्थायी सुविधा दर यानी कि एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी तथा निवल मांग और साअवधि देयताएं, ये शब्द किसके संबंध में प्रयोग किए जाते हैं? तो ये बैंकिंग कार्य हैं, बैंकों के संदर्भ में प्रयोग किए जाते हैं। सीमांत स्थायी सुविधा दर या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है? यह आरबीआई द्वारा बैंकों को लिक्विडिटी की समस्या का समाधान करने के लिए दी गई सुविधा है और इस सुविधा के अंतर्गत बैंक
अपने इमरजेंसी में आरबीआई से नकदी प्राप्त करते हैं और इस पर आरबीआई ब्याज भी लेता है, जिसको एमएसएफआर या एमएसएफ रेट कहा जाता है। निवल मांग का मतलब होता है बैंकों के पास जनता द्वारा की गई शुद्ध जमाएं, और सावधि देयताओं का मतलब होता है एफडी। एफडी के माध्यम से जो पैसा जमा किया गया है बैंक में, वे बैंक की सावधि देयताएं हैं। ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को हटाया जाता है तो वह अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था में ब्याज को घटा दिया जाता है या किसी देश में ब्याज को हटा दिया जाता है तो क्या होगा, तो इससे अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? जैसे अगर आपको यह पता चल जाए कि बैंक आपसे ब्याज नहीं लेगा तो आप बैंक से ज्यादा उधार लेकर के व्यापार में लगाओगे, पैसे खर्च करोगे या सामान खरीदोगे, तो इससे अर्थव्यवस्था में पूंजी जाएगी और इससे निवेश बढ़ेगा और इससे व्यापार को प्रगति मिलेगी। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुई थी। वास्तव में भारतीय स्टेट बैंक क्या है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का ही नया नाम है, जो कि राष्ट्रीयकरण के बाद लिया गया था। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में ब्रिटिश काल में हुई थी, जिसमें बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ बॉम्बे, 3 बैंकों को मिलाकर के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। और जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद फिर इसे भारतीय स्टेट बैंक का नाम दिया गया और उसके बाद इसका फिर राष्ट्रीयकरण भी कर दिया गया। ठीक है, भारत के किस राष्ट्रीयकृत या सार्वजनिक बैंक क्षेत्र के बैंक ने सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा खोली थी? तो वो एसबीआई था, जिसने ये भारत का पहला राष्ट्रीयकृत या पब्लिक सेक्टर का बैंक था जिसने चाइना में अपनी पहली ब्रांच खोली थी। भारत सरकार ने किस वर्ष 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? तो ये इंदिरा गांधी का समय था और वर्ष था 1969, जब इंदिरा गांधी ने एक साथ 14 प्राइवेट बैंकों को क्या कर दिया था? सरकारी बैंक में परिवर्तित कर दिया था, राष्ट्रीय बैंक में परिवर्तित कर दिया था। और यह सोवियत संघ की विचारधारा से प्रेरित होकर के किया था, यह सोवियत विचारधारा से प्रेरित होकर के किया था ताकि बैंकों पर सरकार का नियंत्रण रहे और ये बैंकें पब्लिक वेलफेयर में कार्य कर सकें। किसानों को साख, जनता की जमा, भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण और उद्योगों की मांग जमा, इनमें से कौन सी एक वाणिज्यिक बैंक की संपत्ति है? जो किसानों को साख दिया गया है, ठीक है, जनता की ने जो अपने पैसे जमा किए गए हैं, आरबीआई से जो ऋण लिया है और उद्योगों ने बैंकों में जो अपना पैसा जमा किया गया है, इनमें से कौन सा ऐसा संपत्ति है जो बैंकों की संपत्ति है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो वाणिज्यिक बैंकों की संपत्ति मानी जाएगी? तो वो है किसानों को दिया गया ऋण। साख मतलब ऋण, यानी कि बैंक ने किसानों को जो साख या ऋण दिया है वह बैंक की परिसंपत्ति है। जनता के पास जमा धन, ये तो जनता का है, जनता की जमाएं यानी कि जनता ने बैंक में जो धन जमा किया है ये जनता का है। आरबीआई से जो ऋण लिया है बैंक ने, ये आरबीआई का धन है। और उद्योगों ने जो बैंकों में धन जमा किया है ये उद्योगों का है। लेकिन बैंक ने किसानों को जो कर्ज दिया है या बैंक द्वारा किसी को भी जो कर्ज दिया जाता है वो क्या होता है? वास्तव में यही बैंकों की संपत्ति होती है। लघु ऋण की अवधि क्या होती है? तो लघु ऋण की अवधि अधिकतम 15 माह होती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विमल जालान पैनल किस संदर्भ में गठित किया गया था? तो विमल जालान जो पैनल या कमेटी है, इसे नए बैंकों को लाइसेंस देने के संदर्भ में आवेदन पत्रों के परीक्षण करने के लिए इस कार्यदल का या पैनल का गठन सरकार द्वारा किया गया था। आबिद हुसैन समिति, भगवती समिति, चलैया समिति और एम नरसिम्हन समिति, इनमें से किसने वित्तीय क्षेत्र के सुधार के बारे में विचार करके अपने सुझाव दिए हैं? तो वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए जो कमेटी बनाई गई थी वह है नरसिम्हन समिति या नरसिम्हन कमेटी। रुपे कार्ड क्या है? विकसित स्वदेशी भुगतान। रुपे कार्ड क्या है? यह राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित स्वदेशी भुगतान प्रणाली पर आधारित एक एटीएम कार्ड है। भीम
किसके द्वारा विकसित किया गया है? भीम पूरा नाम भारत इंटरफेस फॉर मनी, यानी कि भीम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो भीम ऐप जो है ये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया है भीम। ये थे हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने पहले ही बता दिया। अपने आप में ये चैप्टर बहुत लेंदी है, लेकिन इसकी मुख्य मुख्य बातों को यहाँ हम लेकर के आए हैं, जिससे कि आपकी जो तैयारी है उसको हम क्विक रिवीजन के द्वारा आप अपने आप को चेक कर सकें। कुछ आपके चैप्टर से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर लाए जा रहे हैं। थैंक यू।